नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आप सब लोग को एक बात बताता हूँ। इंडिया आजकल जो जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है, इंडिया का जो मतलब फॉरेन पॉलिसी है बहुत एग्रेसिव है। आपको पता है पहलगाम अटैक के टाइम कोई देश इंडिया का साथ नहीं दिया, कोई देश चुपचाप रहा, जैसे अमेरिका वगैरह है, दगाबाज निकला जैसे है। पर दो तीन देश बहुत खुल कर साथ दिया था, ठीक है। तो तीन देश पे क्या है, एक तो है बांग्लादेश, ठीक है, और एक है आपका टर्की और एक है चाइना। ओके, अब आज के डेट पे पाकिस्तान, टर्की और चाइना को इंडिया कैसे सबक सिखा है मैं आपको बताता हूँ, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं टर्की का, बात करते हैं। देखिए टर्की का क्या है, टर्की जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर दुश्मनी है, टर्की के साथ उसका पड़ोसी साइप्रस और दूसरा पड़ोसी ग्रीस, इन दोनों का दुश्मनी है। अब साइप्रस का तो टर्की लिटरली जमीन कब्जा करके बैठा है, जैसे इंडिया का कश्मीर कब्जा करके बैठा है पाकिस्तान। आधा साइप्रस, आप सोचिए, आधा इंडिया जैसा है, आधा साइप्रस, साइप्रस का आधा हिस्सा टर्की ने कब्जा करके बैठा है। तो पहले जब इंडिया बोला था कि हम लोग ग्रीस को मिसाइल देंगे, तो टर्की का मीडिया इन सब का पसीना छूट गया था। तो पहले हम लोग सोच रहे थे ये टर्की का मीडिया खुद से ये बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, बाद में पता चला नहीं, ये टर्की का गवर्नमेंट डर रहा था और वो गवर्नमेंट खुद से आके जनता को बोल नहीं पाया था, अपना डर बता नहीं पाया था, तो अपने मीडिया के थ्रू ये डर मतलब सबके सामने साझा कर रहा था, ओके, बता रहा था। तो ये तो ग्रीस का मामला, इसके बारे में मैं वीडियो बनाया हूं, तो इसको थोड़ा अभी जाने देते। बाद में देखिए इंडिया ऑफर क्या है, क्या, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल टू साइप्रस। ओके, टर्की मीडिया ये बता रहे हैं। अब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, एक बार वो टर्की का आजू बाजू रीजन पे आ गया तो टर्की तो खत्म। एक बात देखिए, इंडिया मतलब एकदम स्टार्टिंग से बहुत सारा प्रॉब्लम झेला है। इंडिया को पता है कैसे संभालते हैं पड़ोसी का टेंशन। जैसे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म है, उसके बाद आतंकवादी है, फिर आपका चाइना के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ, ये सब चलता रहता है इंडिया पे। इंडिया को आदत है, इंडिया को पता है कैसे संभालना है। टर्की को ये सब आदत नहीं है। टर्की जो रीजन पे रहता है बहुत पीसफुल रीजन है। तो एक बार ग्रीस और साइप्रस के हाथ में इतना खतरनाक मिसाइल अगर इंडिया दे देगा तो बस टर्की का गेम खत्म। टर्की को ये सब चीज संभालना नहीं आता टर्की को। अभी मैं आपको अगर टर्की और साइप्रस का मैप दिखाऊं तो ये है टर्की, और ये जो साइप्रस है ना, इसका आधा साइप्रस, जिसको नॉर्थ साइप्रस बोलते हैं, ये नॉर्थ साइप्रस को टर्की आधा साइप्रस कब्जा करके रखा है। यूनाइटेड नेशन भी इसके खिलाफ है, पर टर्की जबरदस्ती कर रहा है। टर्की मतलब छोड़ नहीं रहा है, दादागिरी दिखा रहा है। अब साइप्रस चाहता है अटैक करना, पर साइप्रस के पास उतना हथियार मॉडिफ मतलब आपका उतना सोफिस्टिकेटेड या स्ट्रॉन्ग हथियार नहीं है टर्की के मिलिट्री को अटैक करे। टर्की के पास S-400 भी है। तो आपको पता है ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जो S-400 को भी मार सकते हैं। टर्की ये बात लेके बहुत टेंशन पे, बहुत चिंतित है। होना चाहिए, तुम पाकिस्तान को इतना सपोर्ट किया, अभी हम लोग का टाइम है, हम लोग तभी गेम दिखाएंगे। जब पीएम मोदी साइप्रस विजिट पे गया था कुछ टाइम पे, देखिए सब बोलते हैं एक तीर पे दो निशाना, बट इंडिया ना एक तीर पे इस बार दो नहीं 10 निशाना मारा है। तो पीएम मोदी जब साइप्रस विजिट करने गए थे तो देखिए साइप्रस का जो आपका लीडर है वो पीएम मोदी को घुमा, मतलब वो टर्की जिधर कब्जा करके रखा है वो बॉर्डर पे लेके जाता है और ऐसे हाथ से दिखाता है कि वो जो एरिया है वो नॉर्थ साइप्रस है जिसको टर्की ने कब्जा करके रखा है। तो ये विजिट से, ये जो साइप्रस विजिट है, इसके फायदा क्या हुआ देखिए। एक तीर पे मतलब तीन तीन निशाना लग गया इधर। जैसे पहली बात है, एक साइप्रस जैसे कंट्री मिल गया जो टर्की का कट्टर दुश्मन है, तो साइप्रस के थ्रू टर्की को सबक सिखा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था टर्की। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन अब देखिए, ये सब के चलते साइप्रस, ठीक है, साइप्रस देखिए, साइप्रस जो मैरीटाइम है इसमें बहुत काबिलियत है इसमें, ठीक है। पर आप लोग को पता है हम लोग ट्रेड तो बहुत करते हैं सी रूट से, पर ये जो मैरीटाइम शिप वगैरह होता है ना, ये हम लोग को उतना डेवलप नहीं है। हम लोग मैरीटाइम शिप मतलब कभी रशिया से, कभी यूरोप से, कभी अमेरिका से भाड़े पे लेते हैं और उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। तो इंडिया चाहता है कि खुद का मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, खुद का शिप बनाए इंडिया। तो साइप्रस गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग 10,000 करोड़ 2005 से जो मैरीटाइम पे हम लोग खर्चा कर चुके, और भी इंडिया को पैसा देंगे उसका मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए। ये दो निशाना लग गया। तीसरा निशाना क्या है, इंडिया के साथ देखिए अमेरिका का तो ट्रेड डील नहीं हो रहा, बट यूरोप के साथ एक इतना बड़ा रीजन जिसका जनता के पास अच्छा पैसा है, यूरोप के साथ इंडिया ट्रेड करना चाहता है और इंडिया चाहता है FTA साइन करे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब इंडिया का सामान जब यूरोप पे जाएगा कोई टैक्स नहीं लगेगा, यूरोप का सामान जब इंडिया पे आएगा कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना तो बहुत पहले से करके रखा है और चाइना यूरोप का इकोनॉमी से एंजॉय कर रहा है और खुद को इतना अमीर भी बना लिया। इंडिया चाहता है कि अभी इंडिया एंजॉय करे यूरोप के साथ FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट वो हो नहीं पा रहा था। तो 2026 से साइप्रस यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट बन रहा है। तो साइप्रस इंडिया को वादा किया है कि हम आपको हेल्प करेंगे यूरोप के साथ FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए।
तीसरा निशाना, मतलब एक विजिट पे तीन तीन निशाना लगे। इसके बाद टर्की का छोटा भाई, ठीक है, उसका पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान तो हमेशा से ही मतलब उसको पता नहीं वो चाइना के पास जाएगा या अमेरिका का पापा जोन्स के पास जाएगा, तो उसको तो समझ नहीं आ रहा, तो जिधर भी जाता है लात खा के आ जाता है। ओके, इसके बारे में बात कीजिए। एफएटीएफ ने फाइनली बोला है कि इंडिया का जो स्टांस है, इंडिया जो बोल रहा है पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, वो सही है। और एफएटीएफ का मीटिंग बहुत जल्दी होने वाला है, 1-2 महीने पे, और एफएटीएफ बोला है कि हम लोग पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट पे डाल सकते हैं। तो पाकिस्तान के इससे पसीना छूट गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एफएटीएफ क्या होता है। एफएटीएफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब ये क्या करता है, आज के डेट पे वर्ल्ड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। मतलब मैं आपके कंट्री पे इन्वेस्ट करूंगा, फिर दूसरा कंट्री आके आपके कंट्री पे इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सब होगा। एफएटीएफ है, ये करता है कि आपके पास जितना पैसा है, क्या आप वो पैसा टेररिज्म को फंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर एफएटीएफ को पता, ये ग्लोबल बॉडी, एफएटीएफ को पता चलता है कि आप मतलब टेररिज्म के ऊपर पैसा यूज कर रहे हैं, तो आपको ग्रे लिस्ट पे डाल देगा, मतलब वॉच लिस्ट। ग्रे लिस्ट पे जैसे ही आप जाएंगे तो बड़े बड़े जो कंपनी है ना, आपके कंट्री पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट पे। फिर से आप नहीं सोच रहे तो आपको ब्लैक लिस्ट पे डाल देगा, मतलब आपके कंट्री पे कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पे जीरो हो जाएगा। ग्रे लिस्ट पे इन्वेस्टमेंट 100 रुपया पहले आता था, 80 रुपीज चला जाएगा, 20 रुपीज आएगा, अभी बहुत ही कम आएगा। उसके बाद ब्लैक लिस्ट मतलब जीरो। तो पाकिस्तान पहले बहुत बार एफएटीएफ पे जा चुका है, ठीक है। पहले 2008 से पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट पे जाता है, फिर पाकिस्तान अच्छा काम थोड़ा करता है सही में 6 महीने के लिए, ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है। जैसे ही बाहर आता है फिर टेरर को स्पॉन्सर करना चालू कर देता है, ठीक है। तो कभी ब्लैक लिस्ट पे अभी तक उतना सीवियरली नहीं गया है। तो बोलते हैं 2008 से 2019 लास्ट बार जब पाकिस्तान जितने भी बार एफएटीएफ पे गया है, इसके वजह से पाकिस्तान ने $38 बिलियन का इन्वेस्टमेंट खो चुका है। मतलब इन्वेस्टर उस टाइम पे जो इन्वेस्ट पाकिस्तान पे करने वाले थे वो नहीं किए। अब ये अगर ग्रे लिस्ट पे चले जाएगा, जो आईएमएफ जो भीख दे रहा है पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर, आईएमएफ को ऑफिशियली भीख दे भी नहीं पाएगा, अमेरिका भी पैसा नहीं दे पाएगा पाकिस्तान को। इंडिया को इस बार सिर्फ ग्रे लिस्ट नहीं, मैं तो चाहता हूं इंडिया को इस बार पाकिस्तान को टारगेट करना चाहिए, ये ग्रे लिस्ट के बाद ये बाहर ना आ पाए, ये डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट पे चला जाए। ये होगा इंडिया का एग्रेसिव स्टांस। पाकिस्तान का इकोनॉमी का हालत ऐसे खराब है, ग्रे लिस्ट पे जाएगा तो पूरा मतलब कोमा में चला जाएगा, ब्लैक लिस्ट पे जाएगा तो वो कंट्री कोलैप्स कर जाएगा, और मैं चाहता हूं वो। उसके बाद एफएटीएफ देखा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो को यूज कर रहा है टेरर फाइनेंसिंग के लिए, ताकि एफएटीएफ बहुत जल्दी पकड़ ना पाए, क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो बहुत अनरेगुलेटेड होता है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो यूज कर रहे हैं पाकिस्तान, ताकि टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को थ्रेटन करते हैं, ठीक है। तो ये सब होने के बाद ये सब एफएटीएफ का कान खड़ा तब हो गया जब ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जब क्वाड जैसे ऑर्गेनाइजेशन पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया। आपको पता है एससीओ तो कंडेम करने से नहीं रहा, तो एससीओ का तो पूरा रिलेवेंस, मतलब एससीओ में तो समझो इट्स कंप्लीटली वेस्ट। मतलब क्यों इंडिया उधर जाता है, इंडिया को ना उधर एक एमपी भी नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर तो छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, एमपी भी नहीं, लिटरली एक एमएलए को भेजना चाहिए इंडिया को। बीजेपी अपने स्टेट का कोई एक एमएलए को उठाए और उधर भेज दे, ठीक है, एससीओ पे। तो ये ब्रिक्स स्क्वाड जो कंडेम किया है पहलगाम अटैक, इसके वजह से एफएटीएफ को भी थोड़ा बहुत स्टांस लेना पड़ा है। अब इसके बाद आते हैं इन दोनों का पापा, ठीक है, नाजायज बाप पे आते चाइना। ओके, चाइना पहले क्या गया देखिए, चाइना हमेशा क्लेम करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, अरुणाचल प्रदेश उसका है। अब अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। ओके, तो जब अरुणाचल प्रदेश का सीएम को पूछा गया कि चाइना जो बोलता है कि आपके साथ, आपका जो स्टेट है उसका जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है उधर तो प्रॉब्लम होता है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं प्रॉब्लम के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश का सीएम डायरेक्टली बोल देता है चाइना के साथ तो हमारा बॉर्डर लगता ही नहीं, हमारा बॉर्डर तो तिब्बत के साथ लगता है। बस गेम ओवर। ये पाकिस्तान टर्की को जितना बड़ा शौक दे उससे 10 गुना बड़ा शौक है चाइना के लिए। बोलते हैं हम लोग का बॉर्डर तो तिब्बत से लगता है, चाइना तो हमें पूरा शौक। देखिए अभी तिब्बत का स्टोरी क्या बताता हूं, आपको बताता हूं। देखिए ये चाइना, ये जो चाइना है ये पार्ट है तिब्बत। तिब्बत एक अलग से एक रीजन था। चाइना क्या करता है 1950 के बाद ये तिब्बत को कब्जा कर लेते हैं और चाइना पे अपने अंदर मर्ज कर लेते हैं। फिर बाद में ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये जो बॉर्डर है, चाइना बोलता है ये बॉर्डर कुछ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो मतलब बेसिकली चाइना मानता है कि ये जो चाइना का ये बॉर्डर नहीं है, चाइना का बॉर्डर है ये। ओके, आपको बताता हूं, देखिए चाइना का बॉर्डर है ये मानता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश चाइना अपना हिस्सा मानता है। तो अरुणाचल प्रदेश का सीएम क्या बोलता है, अरे तुम क्या बोल रहे हो, चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है। पहली बात है, अरुणाचल प्रदेश के साथ जिसका बॉर्डर लगता है वो तो चाइना है ही नहीं, वो तो तिब्बत है।
तुम तो खुद तिब्बत को कब्जा करके बैठे, तो तिब्बत को तुम आजाद कर दो। तो बोलता है मतलब तिब्बत को चाइना का पार्ट मानता ही नहीं अरुणाचल प्रदेश का सीएम, तिब्बत को तिब्बत मानता है, तिब्बत मानता है। ओके, इसलिए बोला हम लोग को तो चाइना के साथ मतलब बॉर्डर नहीं लगता, तिब्बत के साथ लगता है। बस चाइना इसमें हो गया शॉक। अब देखिए तिब्बत पे जब कब्जा करता है तो चाइना का प्लान था, जो तिब्बतियन लीडर था जो दलाई लामा था उसको कत्ल कर देने के लिए, मतलब उसको मर्डर का पूरा प्लान बना के रखा था। ठीक है, बाद में वो क्या करता है, भाग के आ जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश पे, इंडिया का। तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू इसको शरण दे देता है, पॉलिटिकल असाइलम दे देते हैं। उसके बाद वो तिब्बत का एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाता है जो इंडिया से चलता है। तो चाइना हमेशा बोला है कि इंडिया को कि तुम तिब्बत के बारे में ज्यादा मतलब इंटरफेयर मत करो, इंटरफेयर मत करो। इंडिया बहुत टाइम तक इंटरफेयर नहीं करता था, बट अभी चाइना इतना कुछ कर रहा है, पाकिस्तान का इतना साथ दे रहा है, पाकिस्तान को वेपन बेच रहे हैं, पाकिस्तान को इंटेलिजेंस डेटा दिया। तो कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी का जो कैबिनेट मिनिस्टर है किरण रिजिजू, ये क्या करता है, ये तिब्बत का दलाई लामा, तिब्बतियन जो लीडर दलाई लामा का बर्थडे था, तो बर्थडे पे क्या करता है, वो जाता है और उसको विश भी करते हैं। चाइना ये देख के गुस्सा हो रहा है कि ऑफिशियली मतलब रिकॉग्निशन दे रहे हैं। उसके बाद दलाई लामा का बहुत एज हो गया है, 90 ईयर्स, तो वो कभी भी मर सकता है। तो इसका तिब्बतियन का जो लीडर है उसको दलाई लामा बोला जाता है, उसका री इनकारनेशन होता है। री इनकारनेशन मतलब जब ये दलाई लामा मर जाएगा तो एक दूसरा दलाई लामा आएगा जो बहुत ही बच्चा रहेगा। तो इन लोग का मानना है कि दूसरा दलाई लामा ऑलरेडी कहीं ना कहीं, ठीक है, जन्म लिया है, ऑलरेडी बर्थ हो चुका है उसका हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, और वो होगा इन लोग का नेक्स्ट दलाई लामा। और वो दलाई लामा जब तक नहीं मरेगा तो दूसरा दलाई लामा नहीं आएगा। तो अब चाइनीज चाहता है ये दलाई लामा का जो लाइक प्रथा है, दलाई लामा का जो रिचुअल्स, इसको खत्म कर दे, क्योंकि नया दलाई लामा आएगा वो भी फिर बोलेगा तिब्बत को आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो। ओके, तो चाइना बोलता है कि नेक्स्ट दलाई लामा नहीं होगा, अगर होगा तो चाइना चूज करेगा। चाइना चूज करेगा तो क्या होगा, वो अपने मर्जी से एक दलाई लामा को चूज करेगा जो चाइना का पपेट होगा और जो चाइना की बात हमेशा दोहराएगा पूरे दुनिया को, और कभी तिब्बत आजाद नहीं होगा। तो तिब्बतियन पॉलिटिकल लीडर, वन सेकेंड, हाँ, तो तिब्बतियन पॉलिटिकल लीडर स्लैम चाइनीज एम्बेसडर रिमेकॉन दलाई लामा री इनकारनेशन। चाइनीज मतलब आपका चाइना का एम्बेसडर क्या बोलते हैं, दलाई लामा री इनकारनेशन, दलाई लामा का पुनर्जन्म नहीं होगा, दलाई लामा ये लास्ट है, ये खत्म है। ओके, उसके बाद देखिए अभी ये माना जा रहा है कि ये जो नया दलाई लामा, मतलब अभी का जो दलाई लामा है, वो तो तिब्बत से ही चूज करना चाहता था। जनरली तिब्बत से चूज करना चाहिए था कोई एक बुद्धिस्ट लड़का को एज अ नेक्स्ट दलाई लामा, बट अभी तो कर नहीं पाएगा क्योंकि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है। तो वो चाहता है अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग है वो बुद्धिस्ट एरिया है, उधर से एक आपका उधर जाएगा, जाके किसी एक को नेक्स्ट दलाई लामा चुनेगा। अब चाइना सोच रहा है नेक्स्ट दलाई लामा अगर प्योरली इंडिया से होगा, वो तो तिब्बत का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको तो जारी रखेगा। तो इसीलिए नहीं चाहता है कि चाइना की दलाई लामा का रीइंकारनेशन हो। अब ये सब चीज पे यूएसए चाहता है कि चाइना को तोड़ दिया जाए, जैसे एक टाइम पे यूएसएसआर को तोड़ के रशिया बना दिया था, यूक्रेन बना दिया था, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान बना देते, यूएसए चाहता है। तो यूएसए इसमें इंडिया के साथ है, और यूएसए भी चाइना के साथ, इंडिया के साथ रह के चाइना के खिलाफ झगड़ा करते हैं, चाइना के साथ झगड़ा करते हैं कि नहीं नेक्स्ट दलाई लामा तो आएगा, और वो दलाई लामा आएगा जो जिसको करंट दलाई लामा, जिसको दलाई लामा चूज करेगा वही होगा नेक्स्ट दलाई लामा। ओके, अब देखिए यूएस डेलीगेशन क्या करते हैं, एक बार हिमाचल प्रदेश पे आता है, मतलब यूएस का पूरा टीम हिमाचल प्रदेश पे आता है, आके दलाई लामा के साथ ऑफिशियली मिलता है। तो जिसमें चाइना बहुत गुस्सा हो गया था, बोल रहा था तुम लोग दलाई लामा को लेकर इतना क्यों उछल रहा है, हम लोग का मर्जी, हम लोग उछले, तुमको क्या। अब उसके बाद नेक्स्ट मूव यूएसए क्या किया, तिब्बत का जो बच्चा है, तिब्बत का जो पॉपुलेशन है उसके लिए 6.8 मिलियन एड जारी कर दिया ये जुलाई में। एड जैसे ही जारी किया, क्या हुआ, चाइना फिर बोला अरे इन लोग तो तिब्बत को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखो तिब्बत को ज्यादा सपोर्ट करेगा तो तिब्बतियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फिर से जो चाइना दबा के रखा था वो बाहर आएगा। अरुणाचल प्रदेश का सीएम और एक बात बोल देता है जो जिससे मतलब चाइना मतलब आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बोलता है दलाई लामा का तो भारत रत्न देना चाहिए, मतलब जो प्रेजेंट दलाई लामा है उसको भारत रत्न देना चाहिए। बस चाइना तो सोच रहा है अरे यार इन लोग तो मतलब मेरा हालात खराब कर देगा, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट क्या कर दिया। उसके बाद और एक बात है, इधर ऑल पार्टी एमपी, आप सोचिए पूरा इंडिया इधर यूनाइटेड है, हर एक पार्टी का एमपी सेंटर को एक पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, ठीक है, कि जो दलाई लामा है उनको पार्लियामेंट पे लेके आइए और उनको एक स्पीच देने दीजिए। अगर ये चीज हो गया तो बस चाइना मतलब क्या करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, बनने जा रहा है, और ये होगा स्पीच में आप लोग के सामने अपडेट जरूर लेके आऊंगा। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इंप्रूवमेंट चाहते हैं, दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।